प्राचीन शिक्षा। इसमें हम लोगों ने देखा था कि शिक्षा क्या है, इसके बाद हमने क्या देखा था, शिक्षा क्या है, इसके बाद क्या देखा था हमने, कुछ भी याद नहीं है। आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है? क्या मैं, शिक्षा का प्रयोजन। भेद हमने देख लिया था, शिक्षा का प्रयोजन देख लिया था, इसके बाद हमने देख लिया था शिक्षा का आरंभ देख लिया था, इसके बाद हमने और क्या देख लिया था, चौथा बताइए। शिक्षण विधियां। विधि और उपाधि, विधि हमने देख लिया था, ठीक है। इसके बाद हमने पांचवा पाठ्यक्रम हमने देख लिया था, और छठा जो है उपाधि भी देख लिया था। तो इतना कुछ हम लोग पढ़ लिए हैं। और एक सवाल था जो आप लोगों से कहा गया था कि आप लोग इसे करके आएंगे, बना के आएंगे। तो आप दो सवाल ढूंढ के आएंगे। एक था याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद, और दूसरा था आपका मंडन मिश्र और भारती संवाद। तो आप में से कितने साथी हैं जो इसे देख के या पढ़कर आए हैं, और जो आए हैं वो बताना चाहेंगे? चलिए, एक बात आप लोग को निश्चित तौर पे कह देते हैं कि बी ए एक्टिव स्टूडेंट, यानी कि आपको एक निष्क्रिय विद्यार्थी की तरह व्यवहार नहीं करना है। आप एक सक्रिय विद्यार्थी बनिए, क्लासरूम में हिस्सा लीजिए, संवाद कीजिए, क्योंकि आप लोग उच्च शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो एक तरफा संवाद होगा, तो क्यों ना इसे वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया जाए। ये आवश्यक ही नहीं है कि आप हैं इंटरेक्टिव क्लास वाले में पढ़ें। चलिए, सुकृति आपने भी नहीं खोजा था? नहीं सर, आज सुबह से हमारी सेमिनार थी तो मैं अभी गुजर आई हूँ। चलिए, और कोई साथी? वैसे मैंने उनके बारे में पढ़ना हुआ है, लेकिन फिक्स नहीं है। चलिए, तो फिर से ये है कि कल के लिए आप लोग कि गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद जो हुआ है उसे आप लोग देख के आएंगे। और आप में से सभी लोग जो है लड़कियां हैं, तो ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि आमतौर पे हम क्या मानते हैं कि प्राचीन समय में कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये मानते हैं, विश्वास करते हैं, या ये बात कही जाती है। लेकिन वहीं आपको दिखता है कि जनक के दरबार में गार्गी जैसी विदुषी महिला है, और वो चैलेंज कर रही हैं उस दौर के सबसे विद्वान व्यक्ति को। तो ये आपको जो है विरोधाभास नहीं लगता है? चलिए, और एक और महत्वपूर्ण कहानी है, प्राचीन शिक्षा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य की दो पत्नी थी, आपने नाम सुना होगा, एक मैत्री और दूसरा कात्यायनी। सुने हैं आप लोग नाम? चलिए, तो कल जब आप लोग खोज कर आएंगे तो ये दोनों चीज भी खोज कर आएंगे कि जब उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का सोचा तो मैत्री ने क्या मांगा और कात्यायनी ने क्या मांगा। और एक ये जो है हमारे समाज में या हमारे प्राचीन शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण डिबेट है, ठीक है? तो ये आवश्यक रहेगा कि आप जाने, सिर्फ जो पाठ्यक्रम है उसको नैरो नहीं पढ़ना है। खैर, तो आइए आज जो हम लोग देखेंगे वो 5 विषयों पे आज फिर से हम लोग बात करेंगे। यानी कि उस समय में जो गुरु होते थे उसके प्रकार, गुरु कौन कौन से प्रकार के होते थे। दूसरा हम जो देखेंगे कि शिष्य के कौन कौन से प्रकार होते थे, शिष्य के प्रकार। चलिए, तीसरा जो हम देखेंगे कि शिक्षण संस्थान क्या क्या हुआ करता, शिक्षण संस्थान। चलिए, चौथा जो हम लोग देखेंगे वो है बौद्ध शिक्षण प्रणाली। चलिए, बौद्ध शिक्षण प्रणाली। और पांचवा जो हम लोग देखेंगे कि उस दौर में हमारे यहाँ के जो विश्वविद्यालय थे
वह उसकी विशेषता। विश्वविद्यालय, प्राचीन विश्वविद्यालय और उसकी विशेषता। चलिए, कोई दिक्कत? और आप लोग हाँ हूँ बोलते रहिएगा ताकि हमें भी लगे कि आप लोग हैं, नहीं तो क्या पता चले कि आप लोग हेडफोन लगा के बस सुन रहे हैं। बताइए क्या? हाँ हाँ, मतलब कि इंटरेक्टिव क्लास है तो ये संवाद होना चाहिए। खैर आइए, तो जो हमारे जो प्रमुख गुरु होते थे, गुरुओं के प्रकार होता था, ठीक है। जब आप लोग गुरु लिखिएगा तो हमेशा हर्षुकार का मात्रा लगाइएगा। कई व्यक्ति जो है दुर्गुकार का मात्रा लगाते हैं, वो बनारस में चलता है, हाँ गुरु तो गुरु जी गुरु वाला, ठीक है। खैर, तो पहले नंबर पे है आचार्य। आचार्य आजकल हम किन्हीं को कह देते हैं, ठीक है। बहुत सारे आचार्य हो गए हैं ना। चलिए, और भारत सरकार द्वारा ये शब्द आप अपने आप से नहीं लगा सकते, ये भी आपको बता दे कि जो आर्टिकल 18 है शायद, कि जिसमें आप जो है कि आप अपने नाम के पीछे ऐसी कोई पदवी का धारण नहीं करेंगे जिन्हें आप सरकार ने नहीं दिया है। खैर, आपने कमाया नहीं है। तो आचार्य उन्हें कहते थे जो बिना शुल्क लिए हुए पढ़ाते थे। क्या करते थे? बिना शुल्क लिए, निःशुल्क पढ़ाते थे, पैसा नहीं लेते थे। और ये जो पढ़ाते थे वेद पढ़ाते थे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, दूसरे जो होते थे, दूसरे नंबर पे जो है हमारे गुरु, वो है आपके उपाध्याय। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण में से एक ब्राह्मण होते हैं जो ये लगाते हैं टाइटल उपाध्याय। आप लोग देखें ये टाइटल। चलिए, तो ये हाँ, तो ये फी लेके पढ़ाते थे कि ये निःशुल्क नहीं पढ़ाते थे, फी लेकर, यानी कि आजीविका, अपनी आजीविका चलाने के लिए पढ़ाते थे। और ये किस वेद का एक भाग माना जाता, पढ़ाते थे वेद का एक भाग, ठीक है। एक व्यक्ति है, अगर आप लोग थोड़े बहुत जागरूक हैं तो एक राम भद्राचार्य हैं, जानते हैं आप उनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है पिछले, हाँ, जो पिछले साल उनको है, राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो वो देखेंगे कि वो है ना इस तरह से कोसते हैं या गाली देने के हद तक आ जाते हैं कि ये जो इस प्रकार के ब्राह्मण होते हैं पैसा लेके पढ़ाते हैं, ब्राह्मणों का काम है कि आप मुफ्त में पढ़ाइए। खैर, तीसरे नंबर पे जो है ये फेमस है, आज के समय में आप इन्हें कहेंगे गाइड। चरक जो होते थे ये भ्रमण के दौरान है, या जो आप कहीं जाते हैं तो वहां जो गाइड के रूप में जो मिलते हैं वो बताते हैं, उस तरह के ये शिक्षक हुआ करते थे। चलिए, चौथे नंबर पे जो है अपने, वो है गुरु, ठीक है। कौन है? गुरु। आप देखेंगे, अगर आप लोगों ने रामायण पढ़ा है या सुना है, तो राम को जब वनवास दिया जाता है, वो जाते हैं तो उनको जो मिलते हैं, भारद्वाज ऋषि मिलते हैं, भारद्वाज मिलते हैं, फिर अहिल्या वाले भी मिलते हैं। तो उस समय गुरु क्या करते थे, अपने पत्नी के संग रहते थे, यानी कि अपने परिवार के साथ रहते थे, और वहीं शिक्षा भी, वहीं आश्रम में शिक्षा भी दिया करते थे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें सर वो अपने परिवार के साथ रहते थे, उनका पालन पोषण परिवार के साथ प्लस शिक्षा देना, ठीक, इसको लिख देते हैं। अगला बिंदु है हमारा, और वो महत्वपूर्ण ये है, युजन सातिका, ठीक है। ये क्या है? युजन सातिका। ये शब्द थोड़े से कठिन है, युजन सातिका। ये जो भाई साहब होते थे ये अपने प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध होते थे, ये अपने प्रवचनों के लिए, इनका जो प्रवचन होता था इसके लिए ये प्रसिद्ध। हाँ, कैसे प्रवचन? मतलब पहले वाले तो वेद वगैरह पढ़ाते थे प्रवचन नहीं नहीं नहीं, आपको एग्जाम्पल देके बताते हैं। जैसे तुलसीदास जी जो थे, वो ना तो गुरु थे ना तो आचार्य थे, वो क्या काम करते थे, तो वो जगह जगह जाके
जो रामचरित रामायण है, वाल्मीकि रचित रामायण है, उसको सुनाया करते थे, यानी कि उसके विषय में प्रवचन देते थे। आजकल आप जितने बाबा हैं वो क्या करते हैं, एक गद्दी बनाते हैं, बैठते हैं और किसी प्रवचन देते हैं। तो ऐसे बाबाओं के लिए उस समय कहा जाता था युजन शातिका। ठीक। अगला जो है ये है शिखा। चलिए, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ही इंटरेस्ट है रामायण या महाभारत में, खासकर महाभारत में, या आप कालिदास के जो नाटकों में देखेंगे तो ये पद आपको मिल जाएंगे। शिखा जो कहा जाता था, उनको कहा जाता था जैसे उस समय रामायण में भी है शिक्षा, तो उसका वो आता है कि जिसमें पढ़ाई के अलावा अन्य कला जैसे सिखाई जाती है। हाँ, तो पढ़ाई के अलावा अन्य कला जो सिखाई जाती है और खासकर नृत्य और संगीत सिखाया जाता था। और आप देखेंगे कि जितने भी अंतपुर हुआ करते थे, अंतपुर आप लोग जानते हैं कि जहाँ रानी महारानी और गणिकाएं रहती थी, उसको अंतपुर कहते थे। वहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित हुआ करता था। तो वहाँ जो वृद्ध ब्राह्मण है वो रहा करते थे और उनको नृत्य और संगीत सिखाया जाता था। ठीक है, तो शिखा वही पद है। ठीक है, चलिए, इसमें किन्हीं साथियों को कोई दिक्कत? हाँ सर, बस थोड़े से याद करने में वो होंगे नाम इनके। हाँ, दो ही तो नाम है, एक युजन सातिका है और एक आपका हो गया शिखा। तो शिखा तो समझ गए कि नृत्य संगीत की शिक्षा देने वाले, और युजन सातिका जो हो गया वो प्रवचनों के लिए जो फेमस हुआ करते थे, प्रसिद्ध हुआ करते थे। चलिए, अब आ जाते हैं हम शिष्य के बारे में। शिष्य के कौन कौन से भेद हुआ करते थे? तो शिष्य के जो प्रथम भेद है वो शिष्य ही है। अब देखिए, शिष्य का मतलब क्या होता है? शिष्य इसका मतलब ये होता है कि जब बालक, मान लीजिए कोई बालक 8 वर्ष की अवस्था में या 12 वर्ष की अवस्था में गुरु के पास जा रहे हैं, तो वो अभी अभी घर से आश्रम गए हैं, गुरुकुल गए हैं, तो क्या वो पूर्णतः अनुशासित होंगे, अच्छे होंगे? उनमें तो अभी चहल पहल की तो होगी, है ना, कि इतना लाड़ दुलार जो है माता पिता ने दिया है वो तो रहेगा। तो गुरु क्या करते थे, इनको बार बार अनुशासित करते थे। ठीक है, तो ऐसे छात्र जो अभी नए नए प्रवेश पाए हैं और जिनको गुरु जो है अनुशासित करते थे, उनको शिष्य कहा जाता है। तो जब कभी भी आप कहे कि सर मैं आपका शिष्य हूं, तो इस बात में यह निहित होता है कि अभी आप में जो है उद्यमता बचा हुआ है। ठीक है, चलिए, दूसरा जो है विद्यार्थी। ये शब्द बहुत बार प्रयोग होता है और हम लोग बिहार के छात्र हैं तो हमें बार बार इसका जो है संधि विच्छेद करने के लिए कहा जाता था। ठीक है, विद्या प्लस अर्थी जो होता है। खैर इसका जो अर्थ, ये मतलब ये होता है कि जिस बच्चे में विद्या प्राप्त करने की ललक हो, उत्कट जिज्ञासा हो, ठीक है, जानने की जो है कि एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के बालक होते हैं, उसको विद्यार्थी कहा जाता है। तीसरा है अंतेवासी। अंतेवासी का मतलब होता है जो गुरु के समीप ही रहकर शिक्षा ग्रहण करे। जैसे मान लीजिए कि ये भाई साहब है, राम लक्ष्मण जो है किनसे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं? राम लक्ष्मण है, उनके गुरु कौन है? कोई साथी बता सकते हैं राम लक्ष्मण के गुरु कौन है? कौन? ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ? नहीं, ऋषि वशिष्ठ उनको आरंभ में पढ़ाते हैं, जहाँ वो क्या कहते हैं, जब वो छोटे होते हैं। लेकिन फिर एक ऋषि आते हैं जो उन्हें वहाँ से ले जाते हैं और सारी ज्ञान देते हैं। फिर वहाँ से वो मिथिला आते हैं, धनुष तोड़ते हैं। है याद नहीं? वाल्मीकि वाल्मीकि है वो। वाल्मीकि ऋषि आते हैं और उन्हें ले जाते हैं। खैर, तो इसके बाद कर्ण देखिएगा, कर्ण के गुरु कौन है? कर्ण भी इसी तरह के छात्र है, गुरु के समीप रह के पढ़ रहे हैं।
आप लोगों को लगता है कि ये हमारे जो शास्त्र पुराण है उसमें ज़्यादा दिलचस्पी है नहीं। परशुराम। चलिए, खैर, अगला जो हमारा है छात्र। छात्र सबसे उत्तम किस्म का विद्यार्थी है, इसे आप कहिए रिफाइंड। रिफाइंड मतलब कि जब जो है कि शिष्य अपने दोषों से मुक्त हो जाता है, यानी कि दोषों से मुक्त और गुणों से भरपूर हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? छात्र कहते हैं। अपने दोष से मुक्त हो जाए और गुणों से भरपूर हो जाए, तब ये छात्र कहला जाता। ठीक, बताइए इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी? पूछिए। इस हिसाब से हम क्या हुए थे? अभी विद्यार्थी हुए आप लोग। हाँ विद्यार्थी। हाँ। चलिए, अगला जो हम लोग है कि उस समय के जो संस्थान होते थे वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जब आप लोग प्राचीन जो किताब पढ़िएगा, नाटक पढ़िएगा, तो ये सारी शब्दावली आएगी, और अगर आप लोग इस चीज़ों से परिचित नहीं है तो ऊपर से जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो शिक्षण संस्थान देख लेते हैं, महत्वपूर्ण संस्थान देख लेंगे। ठीक है, चलिए, ये दिखने में आप लोगों को किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नहीं सर। चलिए, तो सबसे पहला हमारा है गुरुकुल। ठीक है, इसका मतलब आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, गुरुकुल का मतलब ये होता है कि एक गुरु प्लस कुल, यानी कि गुरु का घर। गुरु जहाँ रहते थे उनके परिवार रहते थे और बच्चे जाते थे और वहाँ पढ़ के आ जाते पढ़ने जाते थे, वहीं रहकर पढ़ते थे, तो उसको क्या कहा जाता था? गुरुकुल। ठीक है, हाँ। इसके बाद दूसरा जो है वो है परिषद। परिषद जो शब्द हम लोगों ने लिया है आधुनिक संदर्भ में, ये यहीं से ग्रहण किया है हमने। परिषद का मतलब होता था उस शिक्षा के लिए, उस शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए जो पढ़ाने का स्थान होता था, उसे कहते हैं। इससे 3 ब्राह्मणों का ग्रुप जो है वो पढ़ाते थे, एवं बाद में ये संख्या जो है 20 तक हो गया। चलिए, तीसरा है, आप देखेंगे, तीसरा है गोष्ठी या सम्मेलन। क्या है? गोष्ठी और या सम्मेलन। हाँ, आप ये जानते होंगे कि उस समय जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करवाते थे, इस तरह के शिक्षा के लिए गोष्ठी और सम्मेलन आयोजित करते थे। जैसे मैं आप लोगों को अभी बताया हूँ कि राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद हो रहा है, तो वो क्या है, राजा के यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया है, और जो सबसे बेहतरीन उत्तर देंगे उन्हें विजेता माना जाएगा। खैर, तो ये राजा आयोजित कराते थे, शास्त्रार्थ होता था, और जो जीतते थे उनको क्या कहते थे, महत्वपूर्ण मान लिया जाता था। सब उनको है कि फूल वूल पहना के कि चलो आज से ये महान व्यक्ति हो गए, इस तरह। यानी कि अपने आप को यदि आपको साबित करना है तो आप गोष्ठी या सम्मेलन में हिस्सा लेके सामने वाले जो विरोधी है, ओपोनेंट है, उनको आप हराएंगे। और बुद्ध जो इतना प्रसिद्ध हुए हैं वो इसी तरह हुए हैं। या शंकराचार्य के बारे में आप जानते होंगे, शंकराचार्य ने अपने आप को कैसे साबित किया? इसी तरह के सम्मेलन में वो भाग लिए और जो जो उनको रास्ते में मिले सबको हराते हुए आए। चलिए, अगला है हमारा आश्रम। आश्रम शब्द जो है बहुत फेमस है और हम लोग जो है कह देते हैं। आश्रम होता था कि मान लीजिए कि कोई एक गुरु है, उनका जो बहुत फेमस गुरु है, उनका जो स्थान होता था उनको आश्रम कहा जाता था। ठीक है, आप देखेंगे अभी भी आज के भी समय में बहुत सारे फेमस जो गुरु हैं उनके लिए भी आश्रम शब्द प्रयोग किया जाता है। खैर, तो जैसे भारद्वाज ऋषि है, उनका आश्रम हुआ करता था, है, तो ये वहाँ आश्रम में रहते थे। फिर किन्हीं को अगर वहाँ उनसे शिक्षा लेनी है तो वो उनके आश्रम में जाते थे और फिर वो शिक्षा लेके वापस लौट आते थे। चलिए चलिए, अगला है हमारा विद्यापीठ। क्या कुछ कहना चाह रहे कोई साथी?
विद्यापीठ जो होता था वो खासकर जो आध्यात्मिक वैल्यू है उसके पढ़ाई के लिए होती थी, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए विद्यापीठ हुआ करता था। चलिए अगला है, आप देखिएगा 5 हो गया। छठा जो हमारा है वो है हमारा घटिकाएं। चलिए घटिकाएं जो है ये फेमस है। जैसे आप लोगों में से जो भी विद्यार्थी यूनिवर्सिटी सिस्टम में है वो जानते हैं कि जैसे DU JNU है, वहाँ जो पढ़ाई होती है वो इन कैंपस से ज़्यादा आउट ऑफ कैंपस वाली पढ़ाई ज़्यादा कारगर होती है। कोई लोग हैं जो इस तरह के वहाँ चर्चा में या डिबेट में भाग लेते हैं, यानी कि आप 8-10 लोग का एक ग्रुप बैठता है और आप चर्चा करते हैं किन्हीं विषयों पे। कोई है जो शामिल हुए हैं इस तरह के चर्चा में? नहीं शामिल हुए? चलिए तो ये खासकर हमारा जो DU और JNU है उसकी बात कह सकता हूँ मैं कि वहाँ यह संस्कृति है कि वहाँ आप जो है कि आपके जो विचार वाले जो साथी होंगे, मान लीजिए आप लेफ्ट से हैं, राइट से हैं, अम्बेडकर राइट हैं या जो भी तरह से हैं, तो वो क्या करते हैं एक ग्रुप बनाते हैं, नीचे घास पे बैठते हैं और चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि अगर उन्हें कि वाल्मीकि के साहित्य पे करना है या भगत सिंह पे करना है, तो इस तरह से है ना कि एक परिचर्चा की जाती है। उस समय भी ये परिचर्चाएं होती थी कि जो सुसंस्कृत विद्वान हो गए या विद्यार्थी हो गए, स्कॉलर हो गए, वो मिलते थे और विभिन्न विषयों पे चर्चा करते थे। ठीक है, पर सिर्फ विद्यार्थी करते हैं या सब करते हैं? क्या? सिर्फ नहीं विद्यार्थी करते हैं चर्चा नहीं नहीं, उसमें हमारे या सर सब करते हैं? टीचर भी शामिल होते हैं। ठीक। हमारे वहाँ कल्चर ये है कि आपके सीनियर शामिल रहेंगे, आपके टीचर शामिल रहेंगे, और दूसरी खास बात ये है कि अलग अलग जो विषय है, डिसिप्लिन है, उसके विद्यार्थी शामिल रहेंगे। यानी मान लीजिए कि आप जो है ये हिंदी लिटरेचर के हैं, लेकिन उस परिचर्चा में जो शामिल रहेगा वो ये साइंस से भी रहेगा, बायोलॉजी से भी रहेगा, इसके बाद कॉमर्स से भी रहेगा, लॉ से भी रहेगा, तो सभी विषय के विद्यार्थी शामिल रहेंगे। तो क्या होता है कि एक ही विषय पे जो अन्य के सभी के जो दृष्टिकोण आपको समझने को मिलता है, तो आप जो आपके सोचने का जो दायरा होता है वो विस्तृत होता जाता है। ठीक है, चलिए अगला है अग्रहार। एक किताब है जो आप लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग कभी समय मिले तो अवश्य पढ़िएगा। संस्कार, सुने हैं आप लोग नाम इसका? नहीं सर। UR अनंतमूर्ति का है। मैंने अपने जीवन में जितनी किताब पढ़ी है उसमें से ये किताब जो है कि सबसे ज़्यादा मेरे जहन में याद है। आप लोगों ने चित्रलेखा पढ़ा है? कोई साथी है जो चित्रलेखा पढ़े हैं? हिंदी साहित्य के भगवती किन का है? भगवती चरण वर्मा का। चलिए उस किताब कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगभग जो है कि वहाँ भी आप देखेंगे कि एक प्रकार का डिबेट है कि भौतिक और आध्यात्मिक, इस तरह से। यहाँ जो आप देखेंगे संस्कार, यहाँ भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिक, इन सब चीज़ों की एक टकराहट होती है, और आप जो है कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि जीत किसकी होती है, या आप कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बेस्ट चीज़ है, धार्मिक पहलू बेस्ट है या अधार्मिक होना बेस्ट है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पतली सी किताब है, 150 या 60 पेज की किताब है। तो आप एक बार आप लोगों से आग्रह रहेगा कि ये किताब मंगाइए और अवश्य पढ़िएगा, ठीक है, एग्जाम के बाद। चलिए 8वां जो है, हाँ सॉरी, अग्रहार किसे कहा जाता था? तो अग्रहार उसे कहा जाता था कि जैसे एक गांव हो गया, तो गांव के ही एक किसी भाग में, एक किसी जगह कि ब्राह्मणों के लिए रहने का एक स्थान रख दिया जाता था, और वहाँ 2-3-4 ब्राह्मण रहते थे और बच्चे जो जाकर है वहाँ उनसे शिक्षा लेते थे। ठीक, और ये संस्कार किताब में ये अग्रहार शब्द जो है वो बार बार आएगा।
चलिए, अगला है मठ। आजकल मठ शब्द जो है बहुत फेमस है, और यदि आप लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं तो इस शब्द से परिचित होंगे। यहाँ एक व्यवस्था रहा है मठ का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं या धर्म की रक्षार्थ हेतु कहते हैं कि मठ होता था। मठ के पास अपनी संपत्ति होती थी और उसके एक मठाधीश होते थे, तो वो पूजा पाठ करते थे और मठ की जितनी संपत्ति है उस पे उनका अधिकार होता था। और इस जैसे आप इनको जानते हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? आदित्यनाथ जी है, यही है ना। वो भी एक मठ के मठाधीश है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में ये बहुत फेमस रहा है। और एक कवि है अपने यहाँ मुक्तिबोध, जो एक पंक्ति कहते हैं कि अब तोड़ने ही होंगे गढ़ और मठ सब। खैर, तो मठ जो है एक धार्मिक प्रवृत्ति के लिए या धार्मिक व्यक्तियों के निवास का स्थान होता था। बहुत अकूत संपत्ति होता था इन लोगों के पास, जैसे शैव मठ हो गया, वैष्णव मठ हो गया, या आप देखेंगे शंकराचार्य का मठ है और शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए हैं चारों दिशाओं में। खैर, हाँ, अगला आ जाइए, 9वां जो है ये धार्मिक व्यक्तियों के लिए। अगला जो है हमारा, उसे आप कहते हैं विहार। और विहार जो है एक स्कूल या एक प्रकार के आश्रम ही आप समझिए, लेकिन ये बौद्ध धर्मों के लिए होता था, जहाँ बौद्ध, इसे बौद्ध मठ कह लीजिए आप। बौद्ध बौद्ध मठ होता था, वहाँ गुरु रहते थे, वो शिक्षित स्वयं भी भिक्षु वहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे और जो आते थे वो भी वहाँ शिक्षा प्राप्त। यहाँ जो है बाद में, शुरुआत में तो प्रवेश स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, बाद में जो है स्त्रियों को प्रवेश दिया गया। उनके जो ये थी, क्या कहते हैं, उनकी जो मौसी थी, उनके कहने पे दिया गया है। चलिए, ठीक है। तो ये सारे जो शिक्षण संस्थान हुआ करते थे। चलिए, अब आपको एक चीज बताएं, हमारे पास समय है, हाँ पूछिए। ये अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे, ये एक वैदिक शिक्षण प्रणाली था। क्या था? वैदिक शिक्षण प्रणाली। इस शिक्षण प्रणाली से इतर या समानांतर एक और जो है समानांतर एक और शिक्षण प्रणाली जो है उभरा भारत में, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं बौद्ध शिक्षण प्रणाली, सॉरी, बौद्ध शिक्षण प्रणाली। अब इसकी एक खासियत है, ठीक है। अगर आप लोग जाति व्यवस्था के अनुक्रम को जानते हैं तो क्या अनुक्रम है? ब्राह्मण, अगला कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है? क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य और चौथे पे शूद्र है। ये अनुक्रम हुआ करता था। इस भाई साहब ने क्या किया? इस अनुक्रम को बदल दिया, यानी कि ब्राह्मण ज्ञान देगा, शिक्षा देगा। इन्होंने कहा कि नहीं, क्षत्रिय भी शिक्षा दे सकता है, और उन्होंने शिक्षा दी भी। तो इन्होंने इस अनुक्रम को बदल के पहले पे क्षत्रिय, दूसरे पे ब्राह्मण, तीसरे पे वैश्य और चौथे पे शूद्र। इनका और एक महान काम ये था कि इन्होंने क्या किया कि सभी लोगों के लिए जो बौद्ध शिक्षण द्वार खोल दिया। आप देखेंगे वैदिक परंपरा में, वैदिक प्रणाली में जो आपको मिलेगा वो 2 ही चीज मिलेगा। 2 चीज को नहीं दिया जाता है, शूद्र को एवं स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन बौद्ध शिक्षण प्रणाली में इन दोनों को भी दिया गया, ठीक है। चलिए, वैदिक शिक्षण में शूद्र और स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, और बौद्ध शिक्षण में इनको भी हो गया। हाँ, बौद्ध में इनको भी दिया गया था। चलिए, एक मजेदार बात बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोग कुछ हिंदी साहित्य से थोड़े से परिचित हुई, एक महत्वपूर्ण हमारे समय की हस्ताक्षर है, कवित्री है अनामिका। जानते हैं कोई? नहीं जानते। चलिए, एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। 2023 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किताब का नाम है टोकरी में दिगंत। सुने हैं आप लोग? क्या है टोकरी में दिगंत?
चलिए, वह आवाज समझ से आने रही है, लिख देंगे। एक मिनट। टोकरी में दिगंत, टोकरी में दिगंत। आवाज सभी साथियों तक पहुंच रही है? जी। टोकरी में दिगंत अनामिका की ठीक है। कहानी। हाँ, और ये जो कहानी, ये जो कविता है, ये थेरी जो महिलाएं हैं उसके ऊपर है। अब ये थेरी कौन होते थे? जो बौद्ध शिक्षा, बौद्ध विहार में जो पढ़ती थी महिलाएं या संन्यास लेती थी महिलाएं, उनको थेरी कहा जाता था। तो ठीक है, और थेरी गाथा जो है बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो हम जब ये स्त्री विमर्श की बात करते हैं, उसमें हम ये जब पढ़ाते हैं तो इसको एक है संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जाता है थेरी गाथा को। खैर, तो आइए। अच्छा। हाँ, तो ये वैदिक शिक्षण प्रणाली के समानांतर या बाद में आप देखेंगे बौद्ध शिक्षण प्रणाली आया। उसकी खासियत ये थी कि ये क्या करते थे कि इन्होंने सभी के लिए द्वार खोल दिया। अब आपको कुछ कुछ ध्यान रखना है कि इसमें शिक्षा का आरंभ कब होता था। तो इसमें भी जो आरंभ है ये 8 वर्ष की आयु में होता था। कितने वर्ष की आयु में? 8 वर्ष की 8 वर्ष के। आयु में। और इसमें भी एक संस्कार होता था। उस संस्कार का जो नाम है वो है पबजा। पबज्जा, पबज्जा संस्कार होता था। जिस तरह से वहां उपनयन संस्कार है, यहाँ पबज्जा संस्कार होता था। यह संस्कार होने के बाद इनको जो कहा जाता था, शर्मन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शर्मन कहा जाता था। चलिए, क्या हो रहा है? चलिए, और आप सरमन हो गए तो आप क्या है, भिक्षा लेके पढ़ेंगे। और इसमें नियम था कि आप उतना ही भिक्षा लेंगे जितना से आज का आपका काम हो जाए। और इस भाई साहब ने जो बौद्ध शिक्षण प्रणाली में जो भिक्षा किया गया था वो था कि आप भिक्षा में कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपको दिया जाए। तो एक शिष्य ने पूछा क्या हम मांस कोई दे तो ले सकते हैं? तो बोले हाँ ले सकते हैं। तो इसीलिए जो बाद में जाकर आप देखेंगे कि बौद्ध वाले में तंत्रिका जुड़ा और मांस का सेवन होने लगा, तो ये यहीं से जुड़ा है। ठीक है, चलिए, अब आपको ध्यान रखना है। तो हाँ अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पढ़ाया क्या जाता था। तो यहाँ मुख्यतः जो है पिटक पढ़ाया जाता था। ये मत कहिएगा कि जातक कथा पढ़ाया जाता था। यहाँ क्या पढ़ाया जाता था? पिटक। ठीक है, तो पिटक जो है 3 है। कौन कौन से पिटक है, कोई बता सकते हैं? सूत पिटक, अभिगम पिटक, अभिधम और विनय पिटक। विनय पिटक। यही 3 पिटक हुआ करता था। इसको मुख्यतः पढ़ाया जाता था। अब आपको एक और जानकारी है कि इसमें ध्यान रखिएगा कि सूत पिटक में क्या पढ़ाया जाता था, अभिधम में क्या पढ़ाया जाता था और विनय में क्या पढ़ाया जाता था। तो सूत पिटक जो है, सूत पिटक, इसमें बुद्ध दर्शन के बारे में पढ़ाया जाता था। ठीक है, सो बुद्ध के जो उपदेश है इसके बारे में पढ़ाया जाता था। बुद्ध के उपदेश किसमें है? सूत पिटक में है। ठीक है, चलिए, अभिधम जो है वो आपका बौद्ध दर्शन इसमें पढ़ाया जाता था। ये बुद्ध के उपदेश, यहाँ बौद्ध दर्शन जो होता था वो पढ़ाया जाता था। बौद्ध दर्शन। विनय पिटक जो है ये एक अनुशासन वाला था कि आपको किस तरह से इसमें रहना है। इसमें रहना है, बिहार में रहना है, कैसे बिहेव, अनुशासन में रहना है, कैसे बिहेव करना है। ये चलिए, एक और मज़ेदार बात बता देता हूँ कि जब थेरी गाथा की बात आया और यहाँ जो बौद्ध शिक्षण प्रणाली में किस तरह से व्यवहार होता था, तो उसमें एक नियम था कि जो पुरुष और स्त्री, जैसे स्त्री शर्मन हुई या स्त्री भिक्षुणी हुई, तो स्त्री भिक्षु 60 साल की ही क्यों न है और जो पुरुष भिक्षु है वो 10 साल का क्यों न है, ठीक है, हमेशा स्त्री भिक्षु जो है प्रणाम करेगी या नमस्कार करेगी किनको? पुरुष भिक्षु को। समझ में आया आप लोगों को? बोलेगा।
यानी कि जो विहार हुआ करता था उसका एक नियम था कि हर हाल में पुरुष भिक्षु जो है आपसे छोटे ही क्यों न है उसको प्रणाम कौन करेगी? स्त्री भिक्षु ही करेगी, पुरुष भिक्षु नहीं करेगा। ओके। हाँ, तो हमने क्या कहा कि जब हम स्त्री विमर्श की पढ़ाई करते हैं तो थेरी गाथा को एक संदर्भ में रख के पढ़ते हैं। चलिए, और अनामिका की बात आ ही गई है इससे पहले, तो आप लोग उनकी एक कविता है आम्रपाली, वो जरूर पढ़िएगा, नेट पे आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ कृपया आग्रह रहेगा कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग जुड़िए साहित्य से, बहुत मज़ेदार चीज़ है हमारा साहित्य, और आनंद लेकर पढ़िए। चलिए, इसके बाद आप ये ना मान लीजिए कि जो बौद्ध विहार है इसमें सिर्फ है बौद्धों के बारे में पढ़ाया जाता था, बौद्ध शिक्षा प्रमुख रूप से पढ़ाया जाता था। द्वितीय या सेकेंडरी में जो है वैदिक शिक्षा भी पढ़ाई जाती थी, जैसे तर्कशास्त्र हो गए, औषधि हो गए, आयुर्वेद हो गए, चाहे वेद हो गए, ये पढ़ाया जाता था। हमारे पास समय है, अब हम लोग देख लेते हैं प्राचीन विश्वविद्यालय। प्राचीन विश्वविद्यालय में आप जो देखेंगे सबसे प्रमुख और सबसे पहला जो है ये क्या है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्या है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। और एक सवाल आ चुका है कि ये तक्ष कौन था? एक तक्षक नाग होता है। ये जो तक्ष थे वो राजा भरत के बेटा थे, ठीक है। और यदि आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप वेद में 7वें मंडल में एक युद्ध हुआ है, दशराज्ञ, यानी कि 10 राजाओं का युद्ध हुआ है, ठीक है। तो उसे देखेंगे तो उसमें जो राजा थे सुदास थे, उसी के पिता जो थे भरत थे, या उसके बेटा भरत थे, ठीक है। उन्हीं में से भरत के जो बेटा है तक्ष, उसके नाम पे इस विश्वविद्यालय का नाम जो है तक्षशिला पड़ा था। ये जो है अभी जो आप, हाँ, अभी जो इनको आप मैप पे ढूंढिएगा तो ये आपके पाकिस्तान में जो रावलपिंडी है उसके पास मिलेगा, या उस समय प्राचीन समय में ये गंधार क्षेत्र के पास, अभी जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास आपको। हाँ, चलिए, इसका जो बनने का समय है 7वीं ईसा पूर्व है। कौन सा है? यानी कि आज से जो हो गया ये 7वीं ईसा पूर्व, यानी कि आज से हम कितना समय ले सकते हैं? 2700 साल हो गया। चलिए, अब आपको बता दें, ये जो शिक्षा यहाँ दी जाती थी, यहाँ उस शिक्षा दी जाती थी। क्या शिक्षा दी जाती थी? उस शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए ये फेमस था। और हायर एजुकेशन में भी ये जो फेमस था आयुर्वेद के लिए फेमस था। किस चीज़ के लिए? आयुर्वेद के लिए फेमस था। इसमें जो विषय पढ़ाए जाते थे, टोटल 68 विषय पढ़ाए जाते थे, जिसमें से 18 शिल्प भी शामिल था। शिल्प, जो जितने भी शिल्प होते हैं वो भी पढ़ाया जाता था, ठीक है। और इसमें एक एक बात में जो है ये एक गहरी चीज़ है, यानी कि हम लोग कहते हैं, हमारा मानना है कि कोई छोटा काम होता है, कोई बड़ा काम होता है। जैसे लोहार का काम हो गया, वो छोटा काम हो गया। तो यदि प्राचीन समय से ये चीज़ चला आ रहा है और लोहार का काम छोटा काम है, तो विश्वविद्यालय में ये शिल्प कैसे पढ़ाया जाता था? तो कुछ तो बीच में दिक्कत हुई है, कुछ तो किया गया है, ठीक है। चलिए, इसमें एंट्री का जो एज हुआ करता था 16 वर्ष, 16 वर्ष के उपरांत ही आप जो है इसमें प्रवेश पा सकते हैं। चलिए, अब एक दो चीज़ और ध्यान रखिए कि इसके जो स्नातक थे इसमें से बहुत फेमस नाम है। एक है पाणिनि, जिसने अष्टाध्यायी लिखा है। इसके बाद हो गया चरक, ठीक है। चरक जानते हैं आप लोग, जो फेमस ये थे, क्या कहते हैं, आयुर्वेदाचार्य थे। दूसरा जो है चाणक्य। हाँ, चाणक्य पढ़े यहीं से थे, पढ़े यहाँ से थे, पढ़ा नालंदा में रहे थे। नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी में, सॉरी, नालंदा में कैसे पढ़ाएंगे? नालंदा तो कुमार गुप्त ने बनाया है, सॉरी, यहीं से थे, तक्षशिला से, ठीक है। चलिए, एक और कल बात हुई थी विष्णु शर्मा, पंचतंत्र वाले, तो विष्णु शर्मा यहीं से है। इसके बाद आप देखिए जीवक, ये भी जो है फेमस आयुर्वेदाचार्य हैं,
ये भाई साहब यहाँ से सवाल आ चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य जो हो गए, ये भी यहीं से है। आपके नाटक में आएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य, जब आप नाटक पढ़ेंगे तो वहाँ ये सब चीज़ आएंगे। ये स्नातक थे। चलिए, इसको जो समाप्त कर दिया है ये हूनों ने कर दिया है। किसने कर दिया है? हूनों ने। हूनों ने, मंगोल वाले जो होते थे, यही इन्होंने इसका समाप्त कर दिया है। चलिए, 1980 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया। इसको याद रखिएगा, यूनेस्को ने क्या, यूनेस्को ने 1980 में विश्व धरोहर के लिस्ट में इसे शामिल किया। चलिए, ठीक है। तो ये हमारा जो था तक्षशिला विश्वविद्यालय। अब आ जाइए, अब हमारा है नालंदा। और अभी जो ये G20 हुआ था, इसमें जो हमारे पीएम साहब हैं उन्होंने क्या किया था? नालंदा को दिखाया था। देखे थे आप लोग? जितने भी लोग आए थे, जो पीछे बैकग्राउंड में चल रहा था वो नालंदा विश्वविद्यालय चल रहा था। खैर, अगर आप लोग, जी सर। हाँ, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इसका जो निर्माण हुआ था ये खासकर एक बौद्ध विहार के रूप में निर्माण हुआ था। किसके रूप में? बौद्ध विहार के रूप में। और ये जो निर्माण कराया था कुमारगुप्त ने कराया था। ठीक है। जब आप लोग नाटक पढ़ेंगे स्कंदगुप्त और ध्रुवसामनी, तो ये पात्र आएंगे आपके सामने। कुमारगुप्त हालांकि कमजोर पात्र के रूप में वहाँ लिखा गया है, लेकिन जो नालंदा विश्वविद्यालय है इन्हीं ने बनाया है। इसका समय याद रखिएगा, 415 ईसा पूर्व। ठीक है। चलिए, से 55। अब ये जो विश्वविद्यालय है ये दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है जो पूर्णतः आवासीय था। क्या था? पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। और इसकी झलक आपको मिलेगा जेएनयू में। जेएनयू भी आवासीय है, पूर्णतः नहीं है लेकिन आवासीय है। वहाँ आप में से कोई है जो जेएनयू गए हैं? एक बार गए हैं आंसू? नहीं सर। एक बार आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग जेएनयू घूम के आइए। है, वो मीडिया ने जो एक है नैरेटिव गढ़ा है उसके इतर है, उससे बहुत अलग है जेएनयू। तो पूर्णतः आवासीय था। यहाँ 1510 टीचर रहते थे और 8500 छात्र रहते थे। क्षमता जो इसकी थी ये 2000 टीचर और 10,000 छात्र का। सोचिए कि एक परिसर में 10,000 लोग, 8,500 लोग रह रहे हैं, इतनी क्षमता थी। ठीक है। चलिए, और जैसा कि आपको बताया कि ये बौद्ध विहार के रूप में डेवलप हुआ था, तो यहाँ जो ये फेमस था, बौद्ध विहार के महायान शाखा की मूलतः पढ़ाई होती थी। इस बात को याद रखिएगा। जैसे वो फेमस है आयुर्वेद के लिए, ये फेमस है महायान बौद्ध पंथ के लिए। चलिए, अब इसकी एक होता था कि यहाँ जो होता था एंट्रेंस एग्जाम होता था। ठीक है। यानी कि हर एक द्वार पे द्वार पंडित हुआ करते थे। वो क्या करते थे? कहते हैं कि 8 गेट हुआ करता है और हर एक गेट पे आपको एक सवाल पूछा जाता था, और जैसे ही आप सवाल का जवाब दे दिए आप एंटर कर जाएंगे परिसर में और आपकी वहां शुरू हो जाएगी पढ़ाई। अगर आप 7 गेट पार कर तो लिए, एंट्रेंस एग्जाम टाइप होता है। हाँ हाँ, ये द्वार पंडित द्वारा हेल्ड होता था। हर एक द्वार पे एक जो है महान विद्वान बैठे रहते थे। वो आपसे सवाल करेंगे, सवाल का जवाब देंगे, तभी आप अगले द्वार तक पर जाएंगे। मान लीजिए कि आपने 7 गेट क्लियर कर लिया लेकिन 8वें में फंस गए या 8वां क्लियर है, फिर भी आपको वापस आना पड़ेगा। अब अगली बार आप कोशिश कीजिएगा अगले साल। ये सिस्टम हमारे यहाँ उस समय में था। ठीक है। और उस समय में हमारे देश में अलग अलग जो देशों से विद्यार्थी आते थे पढ़ने के लिए। चाइना हो गया, भूटान हो गया, या श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, इधर से विद्यार्थी आते थे पढ़ने के लिए। चलिए, ये और एक चीज अपने लिए फेमस था। एक तो इनका मुहर हो गया, इसके लिए फेमस था। और एक जो फेमस थे अपने इसके लिए, क्या कहते हैं, पुस्तकालय के लिए।
समाज में देखिएगा अलग अलग तरह से इसकी एक कहानियां है पुस्तकालय को लेकर, कि नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगाया गया तो 1 महीना तक है पुस्तकालय जलता रहा, ये कहानी है। एक कहानी ये है कि बख्तियार खिलजी ने क्यों मारा, तो कहते हैं कि बख्तियार खिलजी जब घायल हो गया तो यहाँ के जो विद्वान थे उन्होंने उसका इलाज बताया था, ठीक है। और वो इलाज कैसे बताया था, तो उन्होंने किताब में है ना लेप लगा रखा था कि आप इस किताब को पढ़िए ठीक हो जाएंगे। तो लगा कि जब इतना विद्वान है तो हम इस पे कब्जा नहीं कर सकते, तो पहले इनके ज्ञान को समाप्त करो। ये तमाम तरह की किंवदंतियाँ हैं। और मज़ेदार बात ये है कि जिसकी किंवदंतियाँ फेमस होती है उससे हम जान सकते हैं कि ये कितना महत्व होगा इसका। हाँ, चलिए। तो मुहर जो है पुस्तकालय को जो कहा जाता था, धर्मगंज कहा जाता था, ठीक। चलिए, पुस्तकालय को धर्मगंज कहा जाता था। और इस विश्वविद्यालय को जो चलाने का पैसा आता था 100 गांव का राजस्व था, यानी कि 100 गांव के जो भी कमाई होगी, जो भी टैक्स वसूली होगी, उस कमाई से ये विश्वविद्यालय चलेगा, ठीक है। पुस्तकालय के 3 भाग होते थे, वो है आप नोट में देख लेंगे, और मुहर में जो लिखा हुआ है वो भी आप देख लेंगे। श्री नालंदा महाविहार्य आर्य विधु संघस्य, भिक्षु संघस्य, तो ये आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए, इसको जो समाप्त कर दिया है 1202 में बख्तियार खिलजी ने कर दिया है। और इसके जो अध्यक्ष होते थे, ये पद याद रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष है ये फेमस नाम होता था, ये थे शीलभद्र, शीलभद्र। चलिए, और आपको बता दें कि 2016 में जो इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया, ठीक है। ये लिख लीजिएगा 2016 यूनेस्को विश्व धरोहर। आगे बढ़े। बताइए साथियों, आगे बढ़े। 2 विश्वविद्यालय रह गए हैं, हम लोग फटाफट कर लेते हैं। अगला है हमारा हाँ जी। वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय जो है ये भी बौद्ध से संबंधित है, लेकिन बौद्ध के जो आप देखेंगे, जो नालंदा है वो महायान से है, तो ये जो है हीनयान से है, क्या है, हीनयान शाखा से है, बौद्ध हीनयान शाखा। इसे जो बनाया था ये आपके 7वीं शताब्दी में मैत्रक राजाओं ने बनाया था, मैत्रक राजा। और ये आप इसको सौराष्ट्र में ढूंढ पाएंगे, ये सौराष्ट्र में शामिल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हीनयान शाखा से है। इस क्षेत्र को जो कहा जाता था सहिष्णुता के केंद्र भी इसे कहते हैं। हम कहते हैं ना हमारे देश में क्या है, इंटॉलरेंस बढ़ गया है। और आपको बता दे, चलिए एक और जानकारी साहित्य से दे दें कि 2016 में, अगर मुझे सही से याद है, तो हमारे यहाँ के जो हिंदी के साहित्यकार थे उन्होंने अपना राष्ट्रीय सम्मान वापस कर दिया था सरकार के विरोध में, कि हमारे देश में इंटॉलरेंस बढ़ गया है, यानी कि असहिष्णुता बढ़ गया है। और उसके जो अगुआ थे वो उदय प्रकाश थे। ये खबर आपको पता है आप लोगों को? कभी गूगल कीजिएगा आप लोग। आप लोग तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, उदय प्रकाश, अशोक वाजपेयी, ये सब बहुत सारे लोग इसमें साहित्यकार शामिल थे, ठीक है। चलिए, तो ये जो केंद्र था इसे कहा जाता था सहिष्णुता के केंद्र के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ बौद्ध के साथ पढ़ाई होने के साथ साथ ब्राह्मण साहित्य की पढ़ाई कराई जाती थी, ठीक। चलिए, इसके बाद इसमें जो फेमस आपको याद रखना है कि ये फेमस था अपने अर्थशास्त्र के लिए। किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए, हाँ, अर्थशास्त्र और विधि के लिए, लॉ के लिए ये प्रसिद्ध था। खैर, इसके एक विद्वान है स्थिरमती। अगर आप लोगों में से कोई ओशो जो है, अगर उसको ये जानते हैं, अगर उनकी अभिभाषा सुनते हैं तो बार बार ये शब्द आएगा, स्थिरमती, ठीक है। चलिए,
तो स्थिरमती यहाँ के बहुत फेमस विद्वान हुआ करते थे। अगला है हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो आप देखेंगे हमारे बिहार में ही है, और क्या कहते हैं, सुकृति के जो घर है वहीं है। बताइए सुकृति आपके घर से कितनी दूरी पे है? सर शायद 1 घंटे का रास्ता है। गए गए हैं आप कभी? नहीं सर, मैं चलूंगी। चलिए, तो इसे जो बनाया था पाल वंशीय राजा ने बनाया था, और ये आपका है भागलपुर में पत्थर घाट नाम का जगह है, वही है। चलिए, पहले भागलपुर प्रसिद्ध हुआ करता था यूनिवर्सिटी के लिए, अब प्रसिद्ध है भागलपुर सिल्क साड़ी के लिए। चलिए, तो ये है, इसकी कुछ खास बात है जो याद रखिएगा। इसमें भी ये था, द्वार पंडित हुआ करता था, इसमें भी गेट कीपर हुआ करता था, एंट्रेंस एग्जाम होते थे। चलिए, ये जो है सभी जो है किसी न किसी शाखा से जुड़ा हुआ है। तो ये वज्रयान शाखा से है। किस शाखा से? बौद्ध के वज्रयान शाखा से है, जिसमें तंत्र मंत्र की पढ़ाई होती थी। सोचिए कि तंत्र मंत्र की पढ़ाई के लिए एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी था हमारे पास। नहीं, लेकिन है कि हम लोग तंत्र मंत्र को जानते नहीं है, इसलिए हंस देते हैं, ठीक है, कि उसमें क्या ही होता होगा। लेकिन जो उस एक तो लंबा समय रहा, इन लोगों ने राज किया है तंत्र मंत्र वालों ने, ठीक है। चलिए, सर उस टाइम पे अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म में मतलब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता था ये तंत्र। हाँ, तंत्र जो है ना माना जाता था। चलिए, अब आपके लिए जो खास जानकारी है, अभी आप देखेंगे कि आप अच्छे कॉलेजों में जाइए या यूनिवर्सिटी में जाइए, तो ये क्या करते हैं, जो अलमुनाई होते हैं उनकी तस्वीर रखते हैं। यानी कि आप किसी विश्वविद्यालय से या कॉलेज से पास है तो क्या करते हैं, और फेमस नोबल पर्सन है तो क्या करते हैं, कॉलेज के सामने एक ऐसे तस्वीर बनाएंगे और सबका ऐसे ऐसे चित्र रखते हैं। मेरे कॉलेज में था, हंसराज कॉलेज, आप अगर आप जाएंगे तो देखेंगे ऐसे दीवार, बड़े दीवार पे शाहरुख खान आपको हंसता हुआ दिखाई देंगे, और उसके नीचे और सारे आदमी सब है। तो ये चीज़ है। ये प्रथा इसी यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था कि इनके जो अलुमनाई है उनका जो नाम है वो क्या करना है, कॉलेज के जो ये दीवार होते थे उस पर गुदवाने का काम। दूसरा, इसी इंस्टीट्यूशन से उपाधि देने का काम हुआ। जो विद्यार्थी को उपाधि दिया जाता था यही, जैसे अभी क्या होता है, जैसे आपका मास्टर या पीएचडी समाप्त हो गया तो क्या होगा, एक समारोह होगा, समारोह होगा, उसमें से राज्यपाल या राष्ट्रपति आएंगे, उनके हाथों उपाधि आपको प्रदान की जाएगी। उस समय भी ये चीज होता था, राजा के हाथों उपाधि दी जाती थी। किसके हाथ है? राजा के हाथ। और जो उपाधि होते थे, ये उपाधि होता था पंडित या महापंडित, ये 2 तरह की उपाधि दी जाती थी। ठीक, चलिए, तो ये इतना याद रखिएगा। इसमें जो आप देखेंगे आपके हिंदी साहित्य में एक चीज लगा हुआ है, मेरी तिब्बत यात्रा। उसमें बहुत सारे नाम आएंगे जो दरअसल इसी विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, जैसे रत्न वज्र आएंगे, लीला वज्र आएंगे, बोधिभद्र आएंगे, कमल रक्षित आएंगे, नरेंद्र श्री ज्ञान बहुत फेमस है, ये आएंगे आपके। तो ये सब नाम है। तो ये जो आपके नोट्स में दिए हुए हैं ये नाम आप इसे याद कर लेंगे। इसको भी 1203 में बख्तियार खिलजी ने विध्वंस कर दिया, समाप्त कर दिया है। चलिए, तो ये हमारा जो था, ये हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय थे। और एक बात आपको बता दें कि इन सभी विश्वविद्यालय में से भारत सरकार ने एक विश्वविद्यालय को बनाने का अनुक्रम या काम किया है, लेकिन अभी तक उतने सक्सेस तो नहीं हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः बनाया गया है, जो सपना एपीजे अब्दुल कलाम जी का था। देखते हैं कि कब तक पढ़ाई शुरू होती है और अपना जो वो खासियत विशेषता रखता था उसको कितना फुलफिल कर पाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों का कोई प्रश्न है, सवाल है, दिक्कत है तो बताइए।